अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान और आज मेरे ख़ास मेहमान इरफान कादर, एडवोकेट, साबिक़ अटॉर्नी जनरल फ़ॉर पाकिस्तान और मौजूदा मशीर वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हैं और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त टेलीफोन लाइन पे। इरफान कादर साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने बड़े अरसे बाद वापस पर्दा स्क्रीन पे आप नज़र आए और एक तो वेलकम बैक और दोबारा से अपना ओहदा संभालने पे। लास्ट टाइम आपने इस्तीफ़ा देके इलेक्शन कमीशन की वकालत शुरू की थी सुप्रीम कोर्ट में और अब आप यू आर बैक टू योर ऑफिस। और आज जो तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई आज के दिन, और ख़ास तौर पे आपने नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली का जिक्र किया और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंडक्ट का भी हवाला दिया। और आज ही के दिन पार्लियामेंट ने जो एक कानून नया मंजूर किया था वो कानून भी लागू हो गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को जो दफ़ा आर्टिकल 184 के तहत जो सुओ मोटो लेते थे या उसके ऊपर जब फैसले होते थे उन पर नज़रसानी की जो एक अपील होती थी, अब वो नज़रसानी भी बाकायदा अपील के तौर पे सुनी जाएगी। ये बहुत बड़ा कानून है और अचानक ही आज अटॉर्नी जनरल ने इंकशाफ किया सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई? अच्छा, इंसिडेंटली बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो नया कानून साजी हुई है, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। और ये मुझे जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था तो उससे थोड़ी देर पहले इसका अंदिया मिला, और वो भी आपके सोशल मीडिया के प्रोग्रामों से। तो इसलिए मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पेश आई, हाँ, ये इसके बारे में मैं समझता हूँ कि वो जरूरत मुझे बड़ी देर से महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये पिछले 10-12 साल से हो रहा है कि ये जो चीफ जस्टिस अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसपे कि उसको कह रहे थे कि ये मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं, और उसके तहत पाकिस्तान में ये एक जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होते हुए नजर आ रही थी, तो मेरे अपने बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं इस चीज़ पे ना सिर्फ के कौम को एजुकेट करूं, बल्कि मैं मीडिया से भी अपने सेंटिमेंट्स शेयर करूं। और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी बात हुई थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मेरे ज़हन में आप थे और कुछ और लोग थे कि आप जैसे लोगों को, जिन्होंने एक उम्र लगाई है इन चीज़ों को समझते हुए, कि सिर्फ वकला को और जजेस को नहीं, बल्कि आप जैसे लोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आने चाहिए। पता नहीं आप नहीं खुदा के लिए इरफान कादर साहब, हमें किस और तरफ लेके जा रहे हैं? क्योंकि ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट स्पीसी थी, और इसीलिए मुझे जरूरत पड़ रही थी इसकी ज़हन में कि ये जो पर्दे वाहिद या वो एक तबका जो है पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना शुरू कर दे इस तरह से। तो इसलिए मैं चाहता था कि यहाँ पे जो अदालतों में जो 50,000 केसेस का बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट में, वो अपना काम करें, और ये जो मामला हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, जहाँ पे के बड़े बड़े सियासी इश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मुरतब किया जाए। ठीक। तो ये सारी चीजें मेरे जहन में थी, लिहाजा मैं समझता था कि जरूरी है कि मैं अब क्योंकि इस पोजीशन पे आया हूँ, तो मैं अपना एक लीगल एक्सपर्ट के अपना भी रोल एक अदा करूँ। तो ये महज एक इत्तेफाक था कि आज ही के दिन नया कानून जो आया है। तो इरफान कादर साहब, जो नया कानून आया है उस ये पर बड़ा ऊपर बात करते हैं। उसमें जो ख़ास चीज़ है कि पहले जो कानून आया था जिसको 8 जजों के बेंच ने बशमूल चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल मुअत्तल कर दिया था, उसमें भी यही राइट दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसमें नज़रसानी की बजाय अपील का राइट दे दिया गया था। मगर फ़र्क ये था कि उसमें तमाम फैसलों के हवाले से ये हक दे दिया गया था कि तमाम फैसलों के खिलाफ अपील होगी। अब की बार सिर्फ 184 की हद तक महदूद रखा गया कि इसके जो फैसले हैं उस पर जो अपील होगी, लेकिन उसका नाम नज़रसानी ही रहेगा। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और क्या अब जो है वफाकी हुकूमत उसको 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के हवाले से फैसले के ख़िलाफ़ आपके ख्याल में कम से कम इस कानून के लागू होने के बाद अब अपील दायर कर देनी चाहिए? क्योंकि पहले तो वफाकी हुकूमत ने इनकार कर दिया, तो कहा था हम तो वो फैसले नहीं मानते, वो तो 4-3 का था, हम क्यों अपील दायर करें? तो अब क्या करना चाहिए आपके ख्याल में इस कानून के बाद? देखिए, अगर वफाकी हुकूमत का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि हकीकत भी है, थोड़ी देर के लिए हम इस चीज को भूल जाते हैं कि वफाकी हुकूमत सही कह रही है कि नहीं कह रही।
कम से कम इस पे तो कोई कंसेंसस करें कि वो जो 4 जजेस कह रहे हैं कि हमारा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 4-3 से था, क्या वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, पहले तो ये तय करें। और अगर ये चीज सुप्रीम कोर्ट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं करती तो फिर आप यानी वफाकी हुकूमत किस हैसियत से इस मामले में अपील, यानी वो अपील फाइल करेगी या वो रिव्यू फाइल करेगी। फिलहाल तो मेरा ख्याल है वो सब खामोश रहेंगे, और जहां तक वो मियां साहिबान का ताल्लुक है वो भी ऑब्वियसली इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे। अच्छा, मियां साहब का इस नए कानून से क्या ताल्लुक बनता है? क्या मियां साहब की जो नाअहली थी जो इकामा के केस में हुई थी और उस पर नज़रसानी दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई थी, ताहयात नाअहली थी, तो इस नए कानून के आने के बाद क्या मियां साहब जो हैं वो नए सिरे से अकामा वाले केस में अपनी ताहयात नाअहली को चैलेंज कर सकेंगे नज़रसानी या अपील की सूरत में? देखिए, मुझे अभी पता चला है कि लॉ मिनिस्टर साहब ने इस पे अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया वो तो ये दिया कि चूंकि मियां साहब और गालिबन जहांगीर तरीन साहब तो रिव्यू फाइल कर चुके थे और उनके रिव्यू खारिज हो चुके हैं, लिहाजा इसमें मियां साहब जो है वो इस कानून का इतलाक मियां साहब पे नहीं होगा। इस कानून का इतलाक तो उन लोगों पे होगा जिन्होंने अभी तक रिव्यू में आए नहीं है गालिबन। ये लॉ मिनिस्टर साहब का ख्याल था, लेकिन मैं उनका जो ख्याल है तो मैं नहीं कह रहा कि वो सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो ज्यादा उनको पता होगा इस कानून का मुझसे। क्यों बनाई उन्होंने, ड्राफ्टिंग उनसे हुई होगी। एग्जैक्टली, उनको तो ड्राफ्टमैन वगैरह सब उनके नीचे हैं। लेकिन मैंने जब इसको बगौर देखा है तो इसमें जिस किस्म का रिव्यू का जिक्र है वो वाला रिव्यू तो मियां साहब ने या जहांगीर तरीन साहब ने कभी नहीं किया होगा, क्योंकि वो रिव्यू तो अपील के मुतरादिफ है। वहां लिखा हुआ है कि वो रिव्यू अपील की तरह होगा, उसमें तमाम अपील के पॉइंट्स जो है कंसिडर होंगे, फैक्ट्स एंड लॉ, और हाँ फैक्ट्स और लॉ दोनों कंसिडर होंगे उसमें, और फिर वो अपनी मर्जी का वकील रख सकेंगे। और उसमें एक तीसरी बात भी है, अपनी मर्जी का वकील, हाँ, और वो रिव्यू लगेगा बड़े बेंच के पास। तो वो वाला रिव्यू तो मियां साहब को वो वाला रिव्यू की तो जो राइट थी कभी भी नहीं दी गई थी। तो फेयर ट्रायल तो तब बनेगा ना जब उनको ये वाला रिव्यू करें, और ये रिव्यू डिफरेंट है उससे, क्योंकि ये अपील वाला रिव्यू है, वो खाली रिव्यू पर सी था, ये अपील वाला रिव्यू है। तो मेरे नजदीक अगर मियां साहब इस प्रोविजन में भी आएंगे या जहांगीर तरीन साहब, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए नामुमकिन होगा उनको डिनाई करना। चलें, ठीक है, राइट ऑफ अपील। मगर इरफान कादर साहब, आपके मुताबिक तो फिर 1973 से लेकर जब ये आइन बना था आज तक जितने भी 184 के तहत जो फैसले हुए हैं उन पे जो नज़रसानी के फैसले हो भी चुके हैं, उन सारों पर दोबारा से अब उन फैसलों पर अपील की सूरत में उनको सुना जा सकेगा? नहीं, वो सुना जा सकेगा लेकिन बड़े कम केसेस आएंगे। लेकिन आप यही कह रहे हैं ना कि 1973 से लेके आज तक सारे पे सुने जा सकते हैं। सुन लेना, 31 जुलाई वाला फैसला लेना ना, जिसके अंदर हमारे ब्रदर जजेस को निकाल दिया गया था। बहुत सारे जो है वो फौत हो गए हैं, जो चंद रह गए हैं उनमें से कुछ बुजुर्ग हो गए हैं जो मेरी तरह के हैं, उन पे अल्लाह ने वैसे ही मेहरबानी इतनी रखी कि कुछ ना कुछ उनको और भी मिलता रहा जिंदगी में। लेकिन आप रिव्यू नहीं फाइल करेंगे, अपील? मैं कहा इनके पास जाऊंगा, क्या, ठीक है ना। अब आपको याद होगा वो प्रेस प्रोसिक्यूटर जनरल वाला केस, आपको याद है ना, या वो गलत फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने मेरे बारे में ही। अच्छा, जब आप मेरे कमरे के बाहर आ जाते थे अक्सर तो मैं आपसे डरता होता था। और सर क्यों जान साहब, पता नहीं, ये बताएं कादर साहब, ये बताएं ना कि आप ये कह रहे हैं कि 1973 से लेके आज तक जितने भी नजरसानी के फैसले आर्टिकल 184 के तहत हुए हैं वो कानूनी एतबार से दोबारा रीओपन हो सकेंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो कानूनी तौर पे तो हो सकेंगे 184(3) में, लेकिन बहुत कम फैसले हैं वो। नहीं, वो कम है या ज्यादा ये इशू नहीं है, ये तो इशू ही नहीं है। वो हो सकेंगे, प्रिंसिपली हो सकेंगे। अच्छा, प्रिंसिपली हो सकेंगे। तो ये मेरे ख्याल में फिर वजीर कानून साहब को पता नहीं चला कि उन्होंने ये कैसा कानून बना दिया। ये तो पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा नया। ज्यादा फैसले वो हैं जो ये आजाद अदलिया के दिए हुए हैं ना, गलत फैसले, सिर्फ वही आएंगे, वरना कोई नहीं आएगा। पहले अदालतें इस तरह की गलतियां नहीं करती। बहरहाल इस दफा ये कानून लागू हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को पता चला, वरना शायद इस कानून को भी पहले वाले कानून की तरह मुअत्तल कर दिया जाता। ये मैं समझता हूँ इन्होंने अच्छा किया कि छुपा के रखा, और ये सदर अलवी साहब ने भी छुपा के रखा, ये भी बड़ी बात छुपा के रखना चाहिए। देखें, कानून साजी जो है ना,
वो काम ही पार्लिमान का है। अदालतों को तो भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, और जब ये कानून बनता है तो अदालतें तो सरे तस्लीम खम है उस कानून के आगे। लेकिन एक कानून जो 8 जजों ने मुअत्तल किया है वो तो अभी अदालत को पता पहले चल गया, उन्होंने उसके कानून के बनने से पहले ही मुअत्तल कर दिया, तो आप कहते हैं भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए? नहीं पढ़नी चाहिए थी ना, उस पे भी नहीं पढ़नी चाहिए थी। वो पढ़ गई तो देखे ना उन्होंने क्या किया, इतना गलत फैसला कर दिया। जजेस जो है वो कानून के ताबे हैं, वो समझते हैं कि हम कानून में जकड़े हुए हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि जजेस अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, जो कि बड़ी गलत बात है। चलें, अच्छा सर, फिर क्या करेंगे? कोई मजीद भी कानून साजी चाहिए चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से? मेरा ख्याल है कि कानून की ताकत बहुत है, और चीफ जस्टिस तो अपने सुप्रीम कोर्ट में ही अगर जजेस उनके साथ ना हो तो आइसोलेट हो जाते हैं, और कई दफा हुए हैं। तो लिहाजा कानून से हम मुआवजा नहीं कर सकते चीफ जस्टिस। चले, बहुत शुक्रिया साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर प्रोग्राम सहाफ़ी को वक्त देने का। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे दो नामवर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, अब्दुल कयूम सिद्दीकी और मज़हर अब्बास। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अब्दुल कयूम सिद्दीकी, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर, और सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास ने। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक नाखुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर मंसूर उस्मान ने उनके सामने ये इंकशाफ किया कि आज एक नया कानून मैदान में आ गया है, और ये सबके लिए एक इंकशाफ था। बज़ाहिर इसको खुफिया रखा गया, और सदर आरिफ अलवी ने भी 26 जुलाई को इस कानून पर दस्तखत किए थे, मगर किसी को सदर आरिफ अलवी ने भी शायद नहीं बताया। और फिर 26 मई को ये दस्तखत हुए थे। तो आज जब अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को ये कहा कि जनाब नया कानून मैदान में आ गया है, तो उस कानून के तहत जो नज़रसानी का मरहला है वो उसका स्कोप बढ़ा दिया गया है, यानी नज़रसानी की बजाय अब नज़रसानी तो होगी मगर ये अपील की तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ख़िलाफ़ ये समात चलेगी। और दूसरी बात ये समात अब लार्जर बेंच करेगा। तो कहने का मकसद ये था कयूम सिद्दीकी साहब कि अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस को ये कह रहे थे कि आप जो 3 जज बैठ के आपने पंजाब में 14 मई का जो फैसला दे दिया, 14 मई को इलेक्शन का, तो अब उसकी नज़रसानी अब अपील का स्कोप होगा। तो अब ये 3 जज नहीं सुन सकते, आप ये ना सुने और लार्जर बेंच बना दें। एग्जैक्टली यही मेरे ख्याल में अटॉर्नी जनरल चाह रहे थे। फिर हुआ क्या, उससे आगे आप बताइए। बिल्कुल, उसके बाद इस पे तो कोई हेयरिंग नहीं हुई है। अब देखिए मतीउल्लाह जान साहब, इससे पहले जब पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का था, और वो असेंट के लिए सदर मुमलिकत को भेजा हुआ था, तो जब अभी वो कानून जो कि वजूद में ही नहीं था उसके ऊपर दरख्वास्त एंटरटेन करके तो 8 रुकनी बेंच बना दिया गया, और चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से था क्योंकि कमेटी बनती और फिर वो था, तो उसको तो स्टे कर दिया गया था। यहाँ पे जो है वो ये सरप्राइज अब ये हुआ कि कानून अब बन चुका है। अब अगर कानून बन चुका है और रिव्यू लार्जर बेंच सुनेगा तो फिर जाहिर है ये 3 मेंबर बेंच तो नहीं सुन सकता है, तो इसके लिए अब बेंच जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होना तो लाजमी है इस कानून के तहत। हाँ अभी, लेकिन अभी भी जो है वो 2-3-4 दिन बाकी हैं। हो सकता है कि इस दौरान में कोई और दरखास्त आए, और फिर उसके बाद या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ही जो वो केस है उसके अंदर ही एक अमेंडेड पिटीशन और आ जाए, और ये केस कब लगा? ये एक 1 जून को लगा हुआ। हाँ, 1 जून को जो पुराना कानून मुअत्तल हुआ है, 8 जजों ने मुअत्तल किया, वो केस भी 1 जून को बुध को ये बुध को लगा हुआ है। और जो आपका इंक्वायरी कमीशन का है वो लगा हुआ है 31 मई को। तो ये 2-3 दिन जो है वो जाहिर है बड़े अहम है। तो मगर बजाय चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तस्लीम कर लिया है पार्लियामेंट, क्योंकि प्रोसीड नहीं किया उन्होंने, तो दैट मींस कि उन्होंने इसको तस्लीम किया और कार्रवाई जो है रोक दी। और फिर साथ में ये भी कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर भी देखें आपने एक्सेसेस की, एग्जेक्टिव के मामला में आप एक्सेस करते हैं, आप पूछ लिया करें। अच्छा, इस कानून को देखा और फिर उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल 184(3) के नीचे तकाजे और इस तरह के फैसले भी हैं और समझबूझ भी है। लेकिन 2-3 चीज़ें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की मतीउल्लाह जान साहब। एक तो उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन के सामने हमारा ऑर्डर पढ़ा गया, अटॉर्नी जनरल आपने पढ़ा वहाँ पे,
तो और ये आज नजरसानी में ये सारी बातें हो रही थी। हाँ, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी, मतलब वो एडजर्न कर चुके थे, अब 3 मेंबर बेंच बैठा हुआ था, अब गपशप लगा रहे थे। अच्छा, तो अब जो है आप ने वो किया है वहाँ पे, तो ऑर्डर पड़ा है। हाँ, हमारा तो ये था कि हम अदलिया का जो है आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हमारे पेश नज़र है, और फिर अगर ये नॉर्म्स जो हैं उनके ऊपर अमल किया जाता जैसे कि था, फिर उन्होंने एबटाबाद कमीशन, सलीम शहजाद कमीशन और जो चीफ जस्टिस से पूछ के बनाए गए थे, और फिर कुछ ऐसे भी थे, नहीं ये वो थे जिसमें हुकूमत ने बनाया लेकिन चीफ जस्टिस से मशवरा नहीं किया था, लेकिन फिर बाद में मशवरा किया और ये बंद फॉर्मेलिटी पूरी की, यानी नोटिफिकेशन वापस लेके फिर दोबारा मशवरा से दोबारा हो गया था। तो इस पे उन्होंने कहा कि ये जो ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन है, अगर मेरे पास भेजते तो मैंने खुद थोड़ी बैठ जाना था, मैंने भी किसी और जज को बनाना था। मतलब उन्हें तस्लीम किया कि उनका कॉन्फ्लिक्ट था। हाँ, तो मतीला जान साहब यहीं पे फिर एक और सवाल भी आ जाता है ना, कि आपका कॉन्फ्लिक्ट था तो फिर तो क्या उसके बाद बीइंग ए चीफ जस्टिस आप कोई बेंच भी बना सकते थे? और फिर उस बेंच में बैठना तो बड़ी बात। मैं मदर साहब के पास एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामला हैं सीनियर भी उन्हें जज भी तो देख सकता है। जी मदर साहब, आपको क्या लग रहा है ये जो नया कानून आया है, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान फासले इतने बढ़ गए हैं कि मामलात खराबी की तरफ अब जा रहे हैं? बज़ाहिर तो यही लग रहा है, लेकिन मेरा ख्याल में जो चीफ जस्टिस से इस हवाले से जैसे कयूम अभी बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है माजरत के साथ चीफ जस्टिस के आर्गूमेंट्स कमज़ोर हैं। देखिए, रिवायत अहम होती है या कानून अहम? अगर कानून में कहीं ये नहीं है कि चीफ जस्टिस से मशवरा लाजिम है, तो और गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, तो गवर्नमेंट ने वायलेशन कहाँ की? वायलेशन तो कोई नहीं की उन्होंने। रिवायात से अगर हट के कोई बात हो तो वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं होगी। अगर और गवर्नमेंट का जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट में वजन है कि जी आपसे इसलिए मशवरा नहीं किया गया क्योंकि केस ही इस हवाले से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाहिर है आपके एक फैमिली मेंबर के हवाले से है, तो इसलिए आपसे मशवरा नहीं किया गया। अब यहाँ जो चीफ जस्टिस ये बात कह रहे हैं कि जी मैं कोई कुछ खुद थोड़ी बैठता, लेकिन बेंच तो वो खुद ही बनाते हैं। और जो हमने पिछले चंद माह में देखा है कि जो है बेंच की जो फॉर्मेशंस नज़र आती हैं हमें, वो फॉर्मेशंस में मेजॉरिटी वही जजेस हैं जो बज़ाहिर लाइक माइंडेड लग रहे हैं। तो इसलिए शायद अब गवर्नमेंट को, अलबत्ता गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट ने जब जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में कमीशन बनाया था, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि थोड़ा सा बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा जाता, ताकि शायद ये सवाल नहीं उठता। मतलब साहब चले, ये मामला तो हो गए और बड़ा ऑब्वियस है कि क्या पोजीशन है चीफ जस्टिस की और हुकूमत की इस हवाले से। अब जो नया कानून आया है उससे नए सवाल जन्म ले रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस नए कानून का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी माजी में फ़ैसले दिए हैं सुओ मोटो अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए, और जिनके नज़रसानी भी फ़ैसले हो चुके हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया अकामा के केस में, और नज़रसानी में भी वो केस हार गए और ताहयात नाअहल हो गए, तो वो क्या मुकदमात दोबारा खुल सकेंगे इस नए कानून के तहत, और क्या खुलने चाहिए? देखिए मती और कयूम, देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि 184(3) का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास होना ही नहीं चाहिए। एक अपीलिंग अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट, यानी वो उसके सामने जब चीज़ जाए तो वो बिल्कुल एक फाइनल अपील हो। बाकी चीज़ें सब नीचे की कोर्ट पे। पनामा में भी ट्रायल कोर्ट बन गई सुप्रीम कोर्ट। 184(3) का इस्तेमाल ऐसे ही हो रहा है जैसे 58(2)B का। अब ये जो हमने देखा है कि दो वज़ीर आज़म जो है, कभी वज़ीर आज़म इस तरीके से गए हैं, कभी पनामा की तरीके से गए हैं। 184(3) का इख्तियार क्यों ना प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को दिया जाए और फाइनल अथॉरिटी जो है, फाइनल अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। अब यहाँ जो, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट को डिफाइन कैसे किया जाएगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, ये इसमें जाहिर है हमें नज़र आता है कि ज़्यादातर सियासी, कितने आम आदमी के मुकदमात 184(3) के लिए लिए गए हैं। हमें इसमें इस चीज़ को मेरा ख्याल है देखना पड़ेगा इस चीज़ को। लेकिन यहाँ ये जो मूव है कि जहांगीर तरीन को इससे फ़ायदा होगा,
तो जो आजम ताड़र साहब की मैं वो सुन रहा था, उसमें तो वो कह रहे हैं कि नहीं होगा, क्योंकि वो अपना राइट ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुके हैं। लेकिन फिर एक सवाल वो उठता है कि जो एहसन बोन साहब की जो पिटीशन पेंडिंग है, जो ताहयात नाअहली के हवाले से है, उसमें अगर कोई फैसला आ जाता है इनके हक में, तो शायद फिर इनको उसका फ़ायदा हो जाए। लेकिन बकौल वज़ीर क़ानून, और अगर वज़ीर क़ानून कह रहे हैं तो ज़ाहिर है इसमें वज़न होगा कि इसका फ़ायदा बज़ाहिर जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को नहीं होने जा रहा है। करीम सिद्दीकी साहब, एक 63A जो पंजाब में हुकूमत उल्टी पलटी थी और तशरीह की थी, मुनहरफ अराकीन के वोट शुमार नहीं होंगे, हमजा शहबाज की हुकूमत गिर गई, PTI की आ गई, असम्बली तहलील होगी, उसके बाद से ये बहरान हम देख रहे हैं, 9 मई भी हो गया। इसका नज़रसानी भी पेंडिंग है अभी, और अब 63A के ऊपर भी अगर अपील की मानद वो नज़रसानी सुनी जाएगी तो उसमें फ़ैसले बदल भी सकते हैं पंजाब असम्बली का, उसका भी। दूसरा, एक इलेक्शन कमीशन की रिव्यू जो आज सुनी जा रही थी, उसको भी एक नए सिरे से सुना जाएगा, और जो पॉइंट्स पहले डिस्कस नहीं हुए, जो खुद चीफ जस्टिस मानते हैं, उन पर भी बात होगी। एक 62(1)F, जैसे कि मज़हर अब्बास ने कहा कि एहसन बुन साहब की एक पटिशन है ताहयात नाअहली वाली, अगर उस पर फैसला आ जाता है तो नज़रसानी आने तक या अपील आने तक वो नए एक और भी है 62(1)F, जो आपको पता है कुछ फेक डिग्रीज थी और फिर अपील के अंदर वो भी रिव्यू पेंडिंग है। वो अपना जो समीला बलोच वाला है, जिसके अंदर 5 रुकनी बेंच की डिटर्मिनेशन है, उसमें नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी नोटिस हुए थे, इफ यू रिमेंबर दैट। तो वो नजरसानी है अभी तो, लेकिन वो आए नहीं थे उसके अंदर। तो वो भी एक फैसला है जो ताहयात नाअहली से मुतल्लिक है, जिसको अगर ये ताहयात नाअहली वाला पॉइंट बंदयाल साहब हैं, ठीक, अगर किसी भी केस में जिसका नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं है, इन केसेस में से जो आप कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये करार दे देती है कि ताहयात नाअहली नहीं हो सकती, तो उसका फ़ायदा तो ऑब्वियसली फिर सुप्रीम कोर्ट को, वो नवाज शरीफ साहब को होगा। सुप्रीम कोर्ट को भी होगा ऑब्वियसली, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बहाल हो जाएगी। देखिए मतलब से बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। एक है 62(1)F के नीचे, ठीक है, 62(1)F आइन के अंदर तो इसकी मुद्दत का तयन नहीं है कि कितने डिस्क्वालिफिकेशन होगी। अच्छा, अब 63(1)A जो है, 63A जो है, ठीक है, इसके अंदर भी डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत नहीं है। आपको याद होगा हुकूमत या अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था क्योंकि इसमें भी मेंशन नहीं है तो इसको भी तो लिहाजा ये भी ताहयात है, क्योंकि इसमें भी आइन में नहीं है। लेकिन उसके अंदर 63A में किया क्या, जहां उन्होंने कहा कि मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार नहीं होगा, वहीं नाअहली की मुद्दत के तयन के हवाले से उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इसके ऊपर कानून साजी करे, हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। सही, ठीक हो गया। अब 62, 63 ये दोनों मिला के पढ़ी जाती हैं जब भी पढ़ी जाती हैं। तो अगर एक आईनी शिक की पिटीशन तशरीह ये हो कि जहां पे आइन ने आपको नहीं बताया कि कितनी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, वो तो अंडर द पार्लियामेंट एक्ट जो है वो डिटरमिन होगी, तो फिर ऐसी ही एक शिक जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट खुद कैसे इंटरप्रिटेशन करके आइन को अमेंड कैसे कर सकती है, उसमें वो डाल। तो ये बड़ी ही दिलचस्प सी सूरत हाल है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और ऐसा केस है कि जिसका ऊपर बराह रास्त असर होगा इस नए कानून का, और वो है फैज़ाबाद धरना केस में जस्टिस कादी फायज ईसा की तरफ से दिया गया वो फैसला जिसके खिलाफ नज़रसानी अभी ज़ेर समात है। और अब इस नए कानून के तहत उसमें बेंच लार्जर बनाया जाएगा, और पहले अगर 2 रुकनी बेंच था तो अब ये 3 रुकनी या 5 रुकनी भी बन सकता है। तो उसमें किस किस को फ़ायदा होगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको बता। मशहूर ज़माना फैज़ाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि अफ़वाज पाकिस्तान अपने उन तमाम अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। उस वक्त के फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर और जनरल फैज़ जो उस वक्त SI के आला ओहदे पे मौजूद थे, जो उस वक्त DGC थे, उन्होंने TLP के साथ मुआहदे पे बिलवसातत के तौर पे दस्तखत भी किए थे। उनके हवाले से भी बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन थी। तो इस नज़रसानी की दरख्वास्त जो पेंडिंग है उन्हीं फैसलों के खिलाफ जो वजारत दिफा नहीं दायर की गई थी, उन नज़रसानी दरख्वास्तों पर भी अब लार्जर बेंच बनाया जाएगा। मज़हर साहब कैसे देख रहे हैं आप? ये बज़ाहिर तो कानून के मुताबिक लगता है कि 1973 के बाद
जितने भी ये नज़रसानी के मामलात जो अभी पेंडिंग हैं या अभी जिनके फैसले नहीं हुए या इवन जिनके फैसले भी हो चुके हैं उनको रीओपन भी किया जा सकता है। तो ये वाकई इन तमाम मामलात को नए सिरे से देखने की ज़रूरत है, जो सू मोटो पावर्स हैं और ख़ास तौर पे उनमें जो फैसले दिए जाते हैं और फिर उन पर जो नज़रसानी दरख्वास्तें हैं। देखिए, देखने की तो ज़रूरत है, लेकिन क्या देखे जाएंगे या नहीं देखे जाएंगे ये इम्पोर्टेंट है। मेरा ख्याल है कुछ ज़ाहिर है चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस के चंद माह रह गए हैं। आई डाउट कि वो ये सारी चीज़ें जो है वो देखेंगे, लेकिन डेफिनेटली कुछ केसेस ऐसे हैं, मुझे तो ये नहीं लगता कि फैज़ाबाद वाले केस को भी वो इस वक्त देखना चाहेंगे। इस वक्त असल में चूँकि इलेक्शंस होते हैं नहीं होती हैं तो एक अलग सवाल है, लेकिन ये असम्बलियाँ ख़त्म होने जा रही हैं, अगस्त में ख़त्म होने जा रही हैं बज़ाहिर। उस दौरान हमें साफ नज़र आ गया कि 14 मई का फैसला अमल दरामद नहीं हो सका। अब उसका जो भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा है गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो इमरान खान साहब का बयान है जो जुडिशरी के हवाले से, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। लगता है ये कि इमरान खान भी अब फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि जुडिशरी से भी उनको वो रिलीफ नहीं मिलने जा रहा जिस रिलीफ की वो तवक्को रख रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि शायद कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी, 14 मई की जो वॉयलेशन हुई हैं, नहीं हुए इलेक्शन और इस गवर्नमेंट का किसी न किसी तरह खात्मा हो जाएगा और नए इलेक्शन के हवाले से स्पेसिफिक वो सारी चीज़ें नहीं हो सकी। तो उनको जो उस महाज पर भी वो हुई है, तो अब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निकालने जा रहे हैं। और अगर ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन वाले मुकदमे की सूरत हाल होगी, अगर बनती है उनके लिए कोई रिलीफ मिलता है, या इवन ये जो 184(3) वाला, तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट बहुत आगे नहीं जाएगी। मुझे लगता नहीं कि बहुत आगे तक जाएगी। जो कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस रिलेटेड हैं इस 1-1.5 साल के, उन्हीं को शायद देखा जाए, और बहुत ज़्यादा कम आगे आने वाली जो बेंच है वो अलग बात है, लेकिन मौजूदा चीज़ मेरा ख्याल है कम पिटिशंस को टेक अप करेंगे सवाल। करीम सईदी साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे नहीं आएंगे? अगर अगस्त में मुद्दत ख़त्म हो रही है, इसका मतलब है फिर इलेक्शंस हैं अक्टूबर में, और क्या नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद का फैसला है उसके मुताबिक तो मरीम नवाज़ का भी ताल्लुक साबित नहीं हुआ लंदन जायदादों से, और उसमें यह भी लिख दिया गया था कि नवाज शरीफ का भी साबित नहीं हो सका, तो मरीम का कैसे हुआ? तो ये भी एक फॉर्मेलिटी लगती है। आपको लगता है कि हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगी? और नैब ने तो वैसे भी फिर अपील तो नहीं दायर करते नैब। अच्छा मतीला जान साहब, वो 3 केस थे ना, एक हुदैबिया पेपर और वो सॉरी एक तो एवनफील्ड फ्लैट्स वाला था और दूसरा अजीजिया वाला, अजीजिया अल अजीजिया स्टील। तो दोनों के अंदर नवाज शरीफ जो है उनको सजा हुई थी, लेकिन इसमें जो है वो सस्पेंड हो गई थी बाद में। फिर जो एवनफील्ड वाला है उसमें तो मरियम जो है उनका साबित नहीं हुआ, उनके हक में फैसला हो गया। अभी 2 हैं और फिर एक वो भी है जिसमें एब्सकॉन्डर करार दिया हुआ है, शायद वो तोशा खाना वाला या कुछ इस तरह का कोई केस है। तोशा खाना वाला केस, बिल्कुल। अब वो जाहिर है कि अगर वो आते हैं तो फिर ये फॉर्मेलिटी होगी। अगर आप जैसे ही आप खुद को कानून के सामने सरेंडर करते हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो आपके राइट अक्रू हो जाते हैं, आप आर्गू कर सकते हैं 3 दिन की, मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या होगा अगर अपीलें सुनी जाएं तो उसमें जो फैक्ट्स हैं जिसके बुनियाद के ऊपर है और जो कुछ आ चुका हुआ है सामने, तो वो उस पर क्या फैसला आ सकता है। तो क्या हम देखने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ जो हैं उनकी बहाली होगी और इमरान खान की नाअहली होगी? जो 62(1)(f) वाला है मामला, ये पहली बात तो ये है कि इसका क्या बनता है, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। जैसे कि अगर वो कह रहे हैं अपना वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिड़ साहब कि जनाब ये शायद इधर से है, सिर्फ ये इलेक्शन के मामले के हद तक ही शायद ये कानून साजी है कि वो चले निकल जाएगा और इलेक्शन डिले हो जाएंगे। वो तो पहले भी हो रहे थे और मेरा ख्याल है कि बेंच का अब जो नुक्ता नज़र था वो नज़र आ रहा था कि क्या हो सकता है। लेकिन जब तक वो नाअहली के 62(1)(f) का ये नहीं होता आता है, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक आप और मैं ये नहीं समझ सकते कि नवाज शरीफ जो है ना वापस आएंगे। अच्छा, जब तक कि नवाज शरीफ की नाअहली वापस नहीं होती और इमरान खान साहब की सदाकत और अमानत जो है वापस नहीं होती,
तो शायद ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। क्या देख रहे हैं आप? मैं ये मजहर अब्बास साहब को इसके अलावा एक और पॉइंट भी है ना, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को बैठ के नहीं देखना चाहिए कि हमने जो जुडिशल इंजीनियरिंग की है इसका मुल्क कौम, आज तो वो कह रहे थे कि जो टेम्परेचर हाई है इसको मईशत नहीं चलेगी और नहीं होगा, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर खुद बैठ के नहीं चीफ जस्टिस साहब को सोचना चाहिए बिल्कुल कि कौन से ऐसे फैसले हैं जिनकी कंट्रडिक्शंस हुए हैं आपस में और उनको हम खुद ही दुरुस्त कर लें। जी मदर साहब, अपने गिरबान में झांकना चाहिए अदलिया को फौरी तौर पे, बजाय इसके कि पार्लियामेंट की कानून साजी पे महाज खड़ा कर दिया जाए। देखिए, झांकना तो सबको अपने अपने गिरबान में चाहिए कि हमने पाकिस्तान को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। दुनिया में अब आपको संजीदा लिया ही नहीं जा रहा। आपको एक फेल्ड स्टेट, एक डिफ़ॉल्ट स्टेट, एक एबनॉर्मल स्टेट के तौर पे देखा जा रहा है। इवन वो भी ममालिक जो आपके बहुत करीब तरीन दोस्त हैं, वो भी आपकी इस पूरी गैर यकीनी सूरत हाल को, इंस्टीट्यूशनल लड़ाई को से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं। चाहे चाइना ले लें, चाहे सऊदी अरब ले लें, इवन सुपर पावर्स में अमेरिका को ले लें आप। तो मदर साहब, इस सारी सूरत हाल का अगर 3 अफराद का आप नाम ले सके कि वो जिम्मेदार हैं, तो वो कौन से हो सकते हैं? 3 अफराद का नहीं, 3 इदारों का नाम ले लें। एस्टैब्लिशमेंट है, जुडिशरी है और पार्लियामेंट है। नहीं, नाम ले, अफराद का बता देना सर, इदारे तो बहुत बड़ी चीज़ है। अफराद मैटर नहीं करते मती, अफराद नहीं मैटर करते। इंस्टीट्यूशनल फैसले होते हैं, इंस्टीट्यूशनल वो होते हैं। लेकिन आज किसी एक इंस्टीट्यूशन का नाम चलें, किसी एक इंस्टीट्यूशन का नाम ले लें जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। इस्टेब्लिशमेंट, मैं तो बहुत अरसे से ये कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पूरी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, पूरी सियासत को, पूरे सियासत में इन्वॉल्वमेंट को रिव्यू करना चाहिए। हुई नहीं है रिव्यू, नहीं हुई ना, कहाँ हुई है? मैं देखिए, और इसी तरह जुडिशरी, यानी जो इस मरतबा फ़र्क क्या नज़र आता है? फ़र्क यही नज़र आता है ना कि पहली मरतबा शायद नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एक पेज पे नहीं नज़र आ रहे, और इसी से कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा शार्प हुआ है। और अब दोनों को, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट इक़दाम करती थी, यहाँ जुडिशरी इंडोर्स करती थी। अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आती है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, और गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिशमेंट के करीब नज़र आती है, जुडिशरी अपोजिशन के करीब नज़र आ रही है। हमें ये बुनियादी फ़र्क हमें पिछले चंद माह में नज़र आया है, जो कि माजी में नहीं रहा। जुडिशरी का बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, अब्दुल करीम सदीकी साहब। अब देखना ये है कि 31 मई को जो ऑडियो कमीशन के हवाले से केस की समाअत है, और फिर उसके बाद 1 जून को जो 8 जजों ने दोबारा बैठना है पार्लियामेंट के मुअत्तल शुदा कानून का जायज़ा लेने के लिए, उस दिन ऐसे क्या फ़ैसले होंगे? क्या जो नया बनाया गया कानून है जो आज लागू हो चुका है, क्या उसके हवाले से भी कोई अचानक ही अनप्लेजेंट सरप्राइज़ मिल सकता है हुकूमत को और पार्लियामेंट को? सहाफ़ी प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।